अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। क्या कार्यक्रम था? ब्लैक फंगस के इंजेक्शन दिए गए मरीजों को। सब माइक ले लीजिए, माइक ले लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना के इस सेकेंड वेव में बहुत सारे सेवा कार्यों में बहुत ही लगन के साथ हमारे कार्यकर्ताओं की टीम मिलकर बहुत सारे सेवा काम संपन्न किए। उसमें से कुछ उल्लेखनीय कामों की चर्चा मैं करूँगा। उसमें जब ऑक्सीजन की कमी थी तो एक बात ध्यान में आई कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगाने चाहिए। हमने पहल की और अमेरिका से 432 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पार्टी की योजना से मंगाए, जिनके रिसोर्सेज पार्टी के लोगों ने इकट्ठे किए और 22 के 22 जिलों में एक ऑक्सीजन बैंक चलाया। अभी भी चल रहा है। जिस भाई को भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जरूरत होती है उसको देते हैं। जब उसका काम पूरा हो जाता है, वापिस आ जाता है, तो दूसरे को देते हैं। उसी समय बाकी लोगों को भी हमने निवेदन किया। मुझे खुशी है कि 550 से ज़्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स डालास ने हमारे निवेदन पर सरकार को दिए और आज उसके कारण से सरकार को भी जो पीएम केयर से बाकी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिले, आज हमारी सीएससी तक ऑक्सीजन बेड बने हैं। इसके साथ ही एक निवेदन हमको हेल्थ मिनिस्टर साहब ने किया कि हमारे जो सरकारी अस्पताल हैं, ज़्यादातर जो हमारी सीएचसी हैं, पीएचसी हैं, उसके साथ कैटरिंग नहीं है। बड़े अस्पतालों में तो रसोई है, पेशेंट वहाँ भी बड़ी संख्या में है, तो पार्टी ने कैटरिंग की व्यवस्था करनी चाहिए। 55 रसोई हमने चलाई और लगभग 5000 भोजन प्रतिदिन इस समय में वहाँ पहुँचाने का काम किया, दोनों समय के मिलाकर। ऐसे ही जब ब्लैक फंगस कोरोना के एक साइड इफेक्ट के रूप में उभर कर आया और एकदम उसकी दवा कम पड़ी, तो किस सोर्सेज से पार्टी भी इस काम को कर सकती है। जो अमेरिका में हमारे से ऐसे संबंध रखने वाले, प्रेम रखने वाले लोग हैं, उनसे हमने आग्रह किया कि क्या आप हमको जल्दी से ब्लैक फंगस की दवा भेज सकते हो। हमने आसपास के राज्यों में भी हमको पता चला बंदी में बनती है। हिमाचल के मुख्यमंत्री जी से भी एज ए पार्टी अध्यक्ष मैंने निवेदन किया, तो उन्होंने कहा कि तुरंत हम आपको 1000 वाइल दे सकते हैं। तो उन्होंने भी 1000 वाइल तो की, लेकिन वो बड़ी बेसिक लेवल की है जो अपने यहाँ बनती है। ये जो दवाई है ये ज़रा उससे जो लेटेस्ट लेवल है उसकी है, और इस दवाई को भी हमने मंगाने का निर्णय इसलिए किया कि अगर ज़रूरत पड़े तो पार्टी के रिसोर्सेज, इंपोर्टर है, एक्सपोर्टर है, उसके रिसोर्स पहुंचाना है, उसको कलेक्ट करना है, तो उसके कारण से अगर कोई आने वाला समय जब कहते हैं कि और भी चैलेंजिंग हो सकता है, तो उस नाते से हमारे पास ये संसाधनता रहे कि हम ऐसी सब चीज़ों को दुनिया के किसी भी मुल्क से उपलब्ध करा सकते हैं। इसलिए हमने ये वाइल्स मंगवाई। तो आज का ये कार्यक्रम इसी बात के लिए था कि हम एज ए पार्टी भी, सरकार के बड़े रिसोर्स होते हैं, सरकार के संबंध भी बड़े होते हैं, लेकिन एज ए पार्टी के लेवल पर भी ऐसी चीज़ों को हम जो है वो कर सकें, तो वो आज हम कर पाए हैं। हमारे कार्यकर्ताओं ने इसको करके दिखाया है। मैं पानीपत की इकाई को, वहाँ के सांसद, वहाँ के सांसद दोनों की जिले एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में संजय भाटिया जी को, वहाँ की जिला अध्यक्ष अर्चना जी को, और जो फर्में इस काम में लगी उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो मुझे इस बात का आनंद है कि हमारे हजारों हजार कार्यकर्ता अहिंदी सब सेवा महे के मंत्र के साथ इस काम में जुटे, और आने वाले समय के लिए भी थर्ड वेव आ सकती है, इस संभावना को ध्यान में रखते हुए 16,000 वॉलंटियर हमने तैयार करने का निर्णय लिया है। हर गांव में 2 वॉलंटियर होंगे, शहर के हर वार्ड में 2 वॉलंटियर होंगे। उनको ट्रेनिंग कराएंगे, डॉक्टर से ट्रेनिंग कराएंगे, और ऐसे समय में किस प्रकार से वो काम कर सकते हैं। इस समय में भी जहां हमने हेल्पलाइन चलाई, काउंसलिंग लाइन चलाई, कोरोना किट बांटे,
जा जाकर जहाँ हॉटस्पॉट थे उन स्थानों पर नाना प्रकार से इसकी सेवा की। तो लाखों की संख्या में एक दिन हमने प्रयोग किया कि एक दिन में भी हमने पहुँचना हो तो हमारी कितनी ताकत है। तो एक दिन में हम 6 लाख लोगों तक जो है मास्क और सैनिटाइजर वितरित करके आए। 3 लाख परिवारों तक पहुँचे। 23,000 से अधिक वर्कर उस दिन एक ही दिन में काम में लगे। तो इस प्रकार से हमने अपना एक टेस्ट किया। आने वाले समय की उस प्रकार की तैयारी में हम ट्रेंड होकर रहे हैं। बहुत सारी बातें इस अनुभव में से जो ध्यान में आई हैं, तो ऐसी एक मानव संसाधन हम इस तरह से ट्रेंड करके और इसी प्रकार से सेवा में आगे अग्रणी रहें, इस भावना के साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करता है। उसी के एक जिस काम ने मुझे भी प्रेरित किया और हमारे सारे कार्यकर्ताओं को प्रेरित करने वाला ये काम है कि जरूरत पड़े तो दुनिया के किसी भी मुल्क से चीज़ें मंगाकर और हम उसमें सहभागी हो सकते हैं। ये हमारे पार्टिसिपेशन, ये हमारी सहभागिता हमको भी मोटिवेट करती है और हम सब कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करती है। इसलिए मैं इस कार्यक्रम का हिस्सा बना हूँ। सर, आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पंचकुला में थे, उनका विरोध किया गया किसानों की तरफ से। आपने भी ब्लड डोनेशन कैंप में पहुंचना था, आप नहीं गए क्योंकि वहां पर किसान थे, विरोध होना था। किस तरीके से देखते हैं? गुरनाम सिंह चढ़ूने ने कहा है कि बहुत से किसानों को गिरफ्तार कर लिया है, थाने का घेराव कर दो। देखिए, पहली बार मैं देख रहा हूँ कि एक आंदोलन ऐसे कानूनों के लिए चल रहा है जो कानून ऐच्छिक है। वो कानून किसी पे जबरन लागू नहीं है। बात नंबर 1, कोई उस कानून का लाभ लेना चाहे ले ले, ना लेना चाहे ना ले। किसानों ने इसी समय उस कानून का लाभ लिया। एक तरह से संयोग से माहौल वैसा बन गया जो हम बनाना चाहते थे। सरसों लोगों ने मंडी से बाहर खींची। हम यही चाहते हैं कि सरकार भी हो और बाजार भी हो। जब दाम अच्छा मिले तो बाजार हो, कम मिले तो सरकार हो। यही चॉइस इन कानूनों के माध्यम से सरकार देना चाहती है और लीगली देना चाहती है। पहले क्या था कि मंडी से बाहर अगर आप बेचते थे तो मंडी अधिकारी आपको पकड़ता था कि आप बाहर क्यों बेच रहे हो, क्योंकि मंडी फीस जो है वो सरकार की कम हो रही है। इसलिए केंद्र ने ऐसे कानून बनाए कि देश में आप कहीं भी बेच सको। आज़ादी दी, बंधन नहीं दिया। पहली बार मैं देख रहा हूँ आज़ादी का विरोध हो रहा है। दूसरा, कानूनों पर स्टे है, फिर भी आंदोलन हो रहा है। फिर आप कानूनों को पास हुए जो समय हो गया, क्या किसी भी स्थिति में कोई बदलाव है? ऐसे ही गेहूँ खरीदी जा रही है, रिकॉर्ड तोड़ खरीद हो गई, किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसा गया है। ऐसे ही बाकी सब चीज़ें अच्छी चल रही हैं। आंदोलन किस आधार पर है? आंदोलन का एक ही आधार बनाया गया, अंदेशा ऐसा हो जाएगा। भाई ऐसा हो जाएगा तब आप कहाँ चले जाओगे? भगवान आपको भी लंबी उम्र दे, हमको भी लंबी उम्र दे, यही रहेंगे। ऐसा होने की कोई संभावना नहीं है। केवल और केवल अंदेशे के आधार पर आंदोलन खड़ा किया गया। अब आंदोलन पूरी तरह से राजनीतिक है और आप एक एक चेहरे को पहचान सकते हो कि ये फलां पार्टी से जुड़ा हुआ आदमी है जो काला झंडा लेकर खड़ा है। केवल और केवल पॉलिटिक्स हो रही है और आंदोलन में भी जिस प्रकार की स्थितियां बनी हैं वो उन स्थितियों को कोई सुखद नहीं कह सकता, अच्छा नहीं कह सकता। आंदोलन एक समय में ऐसे स्थान पर था कि जब सरकार ने कहा था कि हम आपके सारे सुझाव स्वीकार करते हैं और 1.5 साल के लिए स्थगित करते हैं, सारी जत्थेबंदियों को बैंड बजाते हुए पंजाब तक जाना चाहिए था। आंदोलनकारी उससे चूके। अब केवल विरोध के लिए विरोध होता है। अब उसमें वो धार जो जिस मुद्दे पर वो आए थे उस मुद्दे की धार नहीं बची है। पॉलिटिक्स बची होगी, पॉलिटिकल लोग होंगे, पॉलिटिकल फेसिस को आप पहचान सकते हो। हम सब जगह पहचानते हैं क्योंकि हम पॉलिटिकल कार्यकर्ता हैं कि कौन सा पॉलिटिकल कार्यकर्ता कहाँ काला झंडा लेकर खड़ा है। मैं तो पहले भी कहा है कांग्रेसियों को, अपना झंडा लेके आओ भाई। विरोध ही करना है तो किसान तो जो है आप किसानों के झंडे की ओट में क्यों आते हो? गृह मंत्री का बयान आया कि वहाँ पर आपराधिक गतिविधियां हो रही अपने हैं। झंडा लेकर आओ। इसलिए इस सारे में सब आप देख सकते हो राजनीतिक ये कार्यक्रम है, इससे ज़्यादा अब ये नहीं है। सर एक सवाल है बड़ा इंपॉर्टेंट, माफी चाहूंगा पहले शब्दों के लिए। नंगे बदन आपकी और गृह मंत्री अनिल विज जी की एक तस्वीर वायरल होती है। अब 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल और डीजल है, तब आप गैस पेट्रोल डीजल के लिए प्रदर्शन करते थे। ये प्रदर्शन अब क्यों नहीं हो रहा? क्या तब नाजायज था, आज जायज है ये जो दाम बढ़ रहे हैं?
दो बातों को आप जोड़ रहे हो, दोनों तस्वीर अलग अलग है। मेरी तस्वीर है 50% प्रॉफिट के साथ फसलों के दाम बढ़ना। मुझे इस बात की खुशी है कि जब हमारी सरकार आई तो हमने 50% प्रॉफिट के साथ फसलों के दाम दिए A2+FL। आज जो कांग्रेसी भाई सीटू चिल्लाते हैं, ये उसको 7 सालों तक, उस रिपोर्ट को 6 सालों तक दबाए बैठे रहे। 2 साल में रिपोर्ट तैयार हुई, 6 सालों तक दबाए बैठे अपने पैरों नीचे। तब कहाँ गए थे? पूछना चाहिए कांग्रेसी भाइयों से। हुड्डा साहब अपनी कमेटी की रिपोर्ट इंप्लीमेंट नहीं करा पाए। 2010 में उन्होंने रिपोर्ट सौंप दी थी दिसंबर में, और 14 तक उनकी सरकार थी। ये केवल नारेबाजी वाले लोग हैं, ये उसको व्यवहार में नहीं उतार पाए थे। जहाँ तक पेट्रोल और डीजल के दाम की बात है, एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि पेट्रोल और डीजल के दाम पहले सरकारें कंट्रोल करती थी, जबकि आप हमारा प्रदर्शन बता रहे थे, सरकार नियंत्रित करके तय करती थी। अब पेट्रोल और डीजल के दाम को सरकार ने खुले बाजार की कीमतों से कनेक्ट किया हुआ है, जिससे सरकारों के खजानों पर एक साथ बड़ा बोझ जैसे पहले पड़ता था वो ना पड़े। जैसे हमारे पश्चिम बंगाल के चुनावों में क्यों नहीं बढ़े सर ये दाम? हमारे यहाँ बिजली का पड़ता है, इस नाते से 25,000 करोड़ रुपया सरकार को पिछली टर्म में केवल बिजली का लेना पड़ा था। इसलिए उस नाते से और इन्हीं चीज़ों के आधार पर कल एक बड़ा अच्छा देख रहा था मैं, एक लड़की पूछ रही थी कि जब हम इतना महंगा अनाज खरीद कर और 2 रुपये किलो 3 रुपये किलो देते हैं, जब बहुत सारी सर्विसेज और दवाइयाँ फ्री देती है सरकार, जब शिक्षा इतनी बड़ी संख्या में फ्री देती है, तो सरकार किसी न किसी साधनों से रिसोर्सेज को जुटाती है। इसलिए उसको उसी रूप में देखना चाहिए। धन्यवाद। कल्पना चावला